पाठ संख्या 12। कल हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म, परिचय और रचनाएं, पाठ परिचय सब पढ़ लिया था। आज हम पाठ को शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, पाठ का नाम है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। तो पहले यही समझ लो आप, इसका जो पाठ का नाम है उसी का भावार्थ समझ लो। जो लोग स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं उन्होंने कई प्रकार के कुतर्क दिए हैं कि शकुंतला थी, वह कम पढ़ी लिखी थी तो उसने जो दुष्यंत है उसको दुर्वाक्य कह दिए थे। तो ऐसे ऐसे जो कुतर्क दे रहे हैं, गलत तर्क दे रहे हैं, उन बातों का इस पाठ में खंडन किया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध में। अब देखिए शुरू। बड़े शौक की बात है, आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके और गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। और लोग भी ऐसे वैसे नहीं, सुशिक्षित लोग, ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों और शायद कॉलेजों में भी शिक्षा पाई है, जो धर्मशास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से परिचय रखते हैं और जिनका पेशा कुशिक्षितों को सुशिक्षित करना है, कुमार्गगामियों को सुमार्गगामी बनाना है, अधार्मिकों को धर्म तत्व समझाना है, उनकी दलीलें सुन लीजिए। यानी पढ़े लिखे लोग भी ऐसे मान रहे हैं कि जो स्त्री शिक्षा है वह गृह सुख के नाश का कारण है। और कौन लोग ऐसा मानते हैं? जो पढ़े लिखे लोग हैं, कॉलेजों में, बड़े बड़े ऊंची ऊंची कॉलेजों में जो पढ़े हैं वो ऐसे कह रहे हैं। और जो कुशिक्षितों को, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको सुशिक्षित बनाते हैं, अच्छा शिक्षित बनाते हैं। और जो कुमार्गगामी ने गलत रास्ते पे जाने वाले हैं उनको सही रास्ता बताने वाले हैं, और अधार्मिकों को धर्म का मार्ग बताने वाले हैं। ऐसे लोग ऐसी बातें करते हैं, तो इसका इस पाठ में खंडन किया गया है। अब देखिए, पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से अपढ़ों की भाषा में बात कराई गई है। इससे प्रमाणित है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल न थी। होती तो इतिहास पुराण आदि में उनको पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर लिखी मिलती। दूसरा देखिए, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। शकुंतला इतना कम पढ़ी थी कि गंवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वह लिख सकी थी। तिस पर भी उसकी इतनी कम शिक्षा ने अनर्थ कर डाला था। शकुंतला ने जो कटुवाक्य दुष्यंत को कहे वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम है। तो इस बात का खंडन करते हुए लेखक कह रहे हैं तो कि जब दुष्यंत ने गंधर्व विवाह करके वो मुकर गए थे, तो क्या शकुंतला ऐसे कहती कि शाबाश आर्यपुत्र, आपने बहुत अच्छा किया जो गंधर्व विवाह करके मुकर गए। ठीक है ना। तो इस तरह से इन बातों का खंडन किया गया है। जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अपढ़ों की भाषा थी। अपढ़ यानी अनपढ़ों की भाषा थी। अतएव नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, अपढ़ गंवारों की भी भाषा पढ़ाना स्त्रियों को बर्बाद करना है। ऐसे ऐसे तर्क दे रहे हैं, गलत तर्क दे रहे हैं, कुतर्क दे रहे हैं। इनका इस पाठ में खंडन है। इस तरह की दलीलों का, इन तर्कों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर अपेक्षा है। इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर उपेक्षा ही है। तथापि हम दो चार बातें लिख देते हैं। नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत न बोल सकती थी। हाँ, हम ये भी कह सकते हैं कि आजकल काफ़ी लोग हैं जो हिंदी, इंग्लिश भाषा, अंग्रेजी भाषा नहीं बोल सकते। उसका मतलब ये नहीं है कि वो अनपढ़ है। इस माध्यम से आप समझ लो कि जब वो प्राकृत बोलती थी, संस्कृत नहीं बोल सकती थी, तो इसका प्रमाण ये नहीं हुआ कि वह अनपढ़ थी। संस्कृत न बोल सकना न अपढ़ होने का सबूत है, न गंवार होने का। अच्छा, तो उत्तर रामचरित में ऋषियों की वेदांतवादिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? वेदांतवादिनी यानी वेदांत दर्शन पर बोलने वाली कौन सी भाषा बोलती थी? उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारी संस्कृत थी? भवभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के हैं, उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत ही बोलता था। इसका प्रमाण पहले कोई दे ले, तब हम प्राकृत बोलने वाले स्त्रियों को अपढ़ बताने का साहस करें। इसका क्या सबूत कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत न थी? सबूत तो प्राकृत के चलन के ही मिलते हैं। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा न होती तो बौद्धों और जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते, और भगवान शाक्य मुनि तथा उनके चेले प्राकृत ही में क्यों उपदेश देते? कह रहे हैं कि वहाँ बोलचाल की भाषा प्राकृत ही थी, संस्कृत नहीं थी। इसी कारण के देखो, जैनों के, बौद्धों के जो भी ग्रंथ हैं वो सब प्राकृत भाषा के ही हैं।
तो हम वहाँ स्त्रियों को अनपढ़ और गंवार नहीं कह सकते। बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृत में किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृत ही सर्वसाधारण की भाषा थी। बौद्धों के जो त्रिपिटक ग्रंथ है, धम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, तो उनकी भाषा है प्राकृत भाषा है। अतः प्राकृत बोलना और लिखना अपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं है। जिन पंडितों ने गाथा, सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य और कुमारपाल चरित आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं, वे यदि अपढ़ और गंवार थे तो हिंदी में प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध अखबार का संपादक इस जमाने में अपढ़ और गंवार कहा जा सकता है। कह रहे हैं कि ये गाथा, सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य, कुमारपाल, ये सब प्राकृत भाषा में ही थे। और उस समय जो न्यूज़पेपर आता था, अखबार आता था, वो भी प्राकृत भाषा में ही आता था। तो क्या वो अनपढ़ों की भाषा थी क्या? वे यदि अपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से प्रसिद्ध अखबार का संपादक इस जमाने में अपढ़ और गंवार कहा जा सकता है, क्योंकि वह अपने ज़माने की प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है। हिंदी, बांग्ला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृत है। सौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री और पाली आदि भाषाएं उस जमाने की थी। प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते थे जिस तरह की हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाएं पढ़कर इस ज़माने में हम हो सकते हैं। फिर प्राकृत बोलना अपढ़ होने का सबूत है, यह बात कैसे मानी जा सकती है? वहाँ की औरतें प्राकृत भाषा बोलती थी, इसीलिए वो कह रहे हैं कि वो अनपढ़ और गंवार थी, क्योंकि वहाँ जो ग्रंथ थे वो सब संस्कृत भाषा में थे। ठीक है, धन्यवाद। आगे हम कल पढ़ेंगे।